मौला जट बनाने का ख्याल सबसे पहले किसको आया था? उसमें एक सीन था, मैं सारा दिन में बैठा रहा, मुझे डायलॉग नहीं आया। मेरे एक असिस्टेंट थी, मैं उन्हें कहा यार जरा मेरे सामने टहलना शुरू कर दे। दवा गजदे बड़े ने परवस्ता कोई तो मैं उठे तो मैं तो गरीबान ही फाड़ लिया। फाड़ के मैं क्या ओए बस पियाते नक नक डूब जाएगा। मैं डायलॉग लिखा, जनाब कमाल हो गया, मैं आप ताड़ी मारी अपने दाद में। क्या बात है, क्या बात। तो ये 3 दिनों के बाद ये एक मकालमा है। फिल्म लगी जिस वक्त फिल्म का एंड हुआ ना, आप जो हाल में बैठे हुए तो उन्होंने इतनी क्लैपिंग की, 5 मिनट तक क्लैप होती रही। एक सिनेमा में 2 साल तक चलती रही वो फिल्म और उसे सदर ज़ियाउल हक ने MLO 81 के तहत बैन किया। जब फिल्म सुपर हिट हुई मौला जट, उसमें 3 आदमियों की लड़ाई हुई और तीनों आदमी मेरे से लड़े। किस बात पे? एक ही जुमला था लोगों के जुबान, यार मकाल में कमाल। ना तो कोई यूनुस मलिक का नाम लेता, न सरवर भट्टी का नाम लेता। सरवर भट्टी ने इंटरव्यू में ये कहना शुरू किया, जी आइडिया तो मेरा था, मैं लेके आया था, और नासिर साहब क्या थे। मौला जट इतनी क्लासिक फिल्म है कि यूनिवर्सिटीज तक में पढ़ाई जाती है। जब आप लिख रहे थे, आपको आइडिया था कि इस फिल्म को इतनी ज्यादा शोहरत मिल जाएगी? आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं फिल्म मौला जट की। फिल्म मौला जट की राइटर नासिर अदीब साहब से हमने पूछा कि फिल्म मौला जट को 2 साल के बाद बैन क्यों कर दिया गया था। फिल्म मौला जट जो कि एक ही सिनेमा में 2 साल तक मुसलसल चलती रही, उनसे हमने पूछा कि क्या जब वो ये फिल्म लिख रहे थे तो उनको क्या आइडिया था कि ये फिल्म इतनी सुपरहिट होगी। उन्होंने हमें फिल्म मौला जट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी बताई। ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं, उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूं। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूं या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपकी लेजेंडरी फिल्म मौला जट का रिव्यू करने जा रहे हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मौला जट बनाने का ख्याल सबसे पहले किसको आया था? उसका नाम था मोहम्मद सरवर भट्टी, अच्छा। लेकिन वो मौला जट बनाने नहीं आया था। मैं आपको बताता हूँ ये मौला जट कैसे शुरू हुई। सरवर भट्टी के पास 2-4 सीन थे जो उसने लिखे हुए थे, एक छोटी सी फाइल में 2-4 कागज़ रखे हुए थे। वो लेके सीन और वो आइडिया, उसमें एक दारो नतनी वो था जो मेरी बैशी जट में गजाला थी, अक्खड़, बदतमीज, बहादुर, मगरूर थी और जगह गुजर में भी वो थी। हाँ जी। तो फिर उसने उस करेक्टर को नाम दारो रत्नी रख लिया और जो मुस्तफ़ा कुरैशी का रोल तूफान में था डोगर का, कि अनटचेबल और अनबीटेबल और मगरूर और जिसे कोई बंदा पूछ बीट नहीं नहीं कर सकता, सकता। जिसकी खौफ और दहशत है, उसका नाम उसने नूरी रखा। और रख के तो उसने 2-4 सीन बनाए और वो लेके सबसे पहले गया मेरे उस्ताद जो रूहानी जनाब हज़ी कादरी साहब के पास। अच्छा, उनकी समझ में नहीं आई बात या वो मुतमईन नहीं हुए। फिर वो किसी और राइटर के पास भी गए, फिर वो मोहम्मद कमाल पाशा साहब मरहूम के पास भी गए, सारे राइटरों के पास फिर के वो मेरे पास है। ओके। तो मैंने कहने लगे ये मैं ये फ़िल्म बनाना चाहता हूँ नासिर साहब, तो पैसे बताएं। अभी उन्होंने मुझे वो नहीं बताया कि उनके पास आइडिया क्या है। मैं उस वक्त 30,000 रुपये लेता था। मैंने कहा जी मैं 30,000 रुपये लूँगा, आप मुझे पैसे दे दें, मैं शुरू कर दूँ। कहना जी 30,000 तो मैं नहीं दे सकता। अच्छा। मैं कि जी फिर मैं कहानी नहीं लिख सकता। हाँ। वो वापस चले गए। अच्छा। 5-4 दिन के बाद फिर आए तो उनके साथ मेरा ब्रदर इन लॉ था। तो वो मेरे से आके कहने लगा, वो भी फिल्में बनाते थे, कहने लगा यार वो तुमने इसकी फिल्म से 30,000 रुपया मंगया तो हुण मैं आ गया तो ज़रा लिहाज कर ले, मेरी इज्जत रख ले। मैं क्या तुहाडी इज्जत यही मैं कर सकदा कि अगे मैं क्या सी मैं 30,000 लेना, हुण तुसी आ गए तो हुण जो ये देवेगा मैं ले लांगा, यही मैं तुहाडी इज्जत कर सकदा। वो भट्टी साहब कहने लगे जी तुसी बहुत अच्छी गल कीती है। अच्छा। 1,000 रुपये ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10-10 ਦੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਗੱਡੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਐਡਵਾਂਸ। अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖੋ हाँ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ओके। जिस दिन ਤੁਸੀਂ मेरा स्क्रिप्ट मुकम्मल दोगे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चेक दे देंगे। मैं कहा जी डन। 2 दिन बाद 3 दिन बाद टाइम हुआ, मैंने कहा जी आप आ जाए, फिर बैठ के बात करते। वो आए, बारिश स्टूडियो में उनका दफ्तर था, तो उन्होंने मुझे वो फाइल दी। उस फाइल के ऊपर लिखा हुआ था बग्गा भट्टी, फिल्म का नाम।
तो मैंने वो आइडिया पढ़ा। आइडिया पढ़ने के बाद मैंने देखा मुझे वो दोनों करैक्टर दारो नतनी का और नूरी नत अच्छे लगे। वो मेरा स्टाइल भी था हाँ। कि मुग़ेज़ आला का जो रोल मैंने जग्गा गुजर में भी वही था और वैशी जट में भी वही था। हाँ। और वो मुझे पसंद था इस किस्म के अक्खड़ मगरूर रोल मुझे अच्छे लगते हैं, बदतमीज़। और विलन तो मुझे वैसे ही मेरे पसंदीदा मौज़ू है। हाँ जी। तो मैंने कहा जी ये दोनों करैक्टर बहुत अच्छा, ठीक है, कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक ठीक लेकिन इसका नाम आप बग्गा भट्टी क्यों रखते हैं? जी। कहता है जिसका नाम मुनसिफ रख दो। मैंने कहा चलो नाम बाद में सोचेंगे। अब जब मैं कहानी लिखने बैठा ना, तो मेरी आदत है कोई भी कहानी में जब नहीं लिखने लगता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने तमाम जो फ़िल्में हैं ना, उनको ऐसी रिवाइल करता हूँ ज़रा अपने ज़हन में। अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ़ इसलिए कि कोई ऐसी बात ना हो जो रिपीट हो जाए, ओके। कोई सीक्वेंस, तो वो अच्छा नहीं लगता और उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। तो मैंने अभी ताज़ा-ताज़ा चूँकि मेरी जब भट्टी साहब आए तो 5-6 फ़िल्में रिलीज़ हुई थी, राजू राकड़ तक। तो मैंने देखा कि लोगों ने वहशी जट में एक बात बड़ी पसंद की थी। अच्छा, वो क्या? वो ये थी कि जब वो विलन आके उसकी लाश बाप की हीरो की रखते हैं, तो वो बहू होती है उसकी जो कत्ल होता है, कहते बुला अपने दे और बड़ा मान कर दी से मौले थे। तो वो आवाज़ देंदी कि वैरियन ने याद चुकली मौले कदों आवेगा। तो वो मौले पे इंट्रोडक्शन पे गए थे, तो लोगों ने इस बात को बड़ा लाइक किया। अच्छा, जो 3 गलियों तक गई थी आवाज़? हाँ जी। तो मैंने कहा कि चूँकि इन्होंने जो सीन कंसीव किया तो उसमें यही था कि नूरी नाथ का भाई जो है वो एक लड़की के पीछे जा रहा होता है, लड़की भाग रही होती है, उसे पनाह कोई नहीं देता खौफ के मारे। तो उसको जब वो खौफ के मारे आते तो फिर जो वो औरत है उसके सर पे चादर देती है। तो ये रोल भी उसी दानी ने किया था जो मौला जट में थी। तो उसने मैंने ऐसे मेरे ज़हन में आया कि अगर ये चादर दानी दे, जो सीमा ने रोल किया था, अल्लाह उनको गोरी की रहमत करे, और वो मौले को आवाज़ मारे तो मौला आए तो क्या ही बात हो। तो ये जब सीन आया मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने स्क्रिप्ट पे लिख दिया मौला जट। इस तरीके से मौला जट का नाम बना। पड़ा। सही। और फ़िल्म शुरू जब हुई आपको मैंने बता दिया कि ये कैसे ख़्याल हुई? कहाँ हाँ आया। इस फ़िल्म का नाम उन्होंने रखा हुआ था बग्गा भट्टी, क्योंकि भट्टी साहब भट्टी थे। तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है, मुझे याद तो नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं, जी। लेकिन लगता है कि बग्गा भट्टी या तो उनके वालिद साहब का नाम था या दादा का या कोई और किसी रिश्तेदार होगा। अजीज़ का। क्योंकि उस दौर में राजू राकट और इस किस्म की जग्गा गुजर फ़िल्में बननी शुरू हो गई न, तो अराइव का द खड़ाक भी शुरू हो गई और भट्ट भी आ गए। तो उसने अपना वो बग्गा भट्टी लेकर आया। बग्गा भट्टी, हाँ। लेकिन मैंने उसे समझाया कि इसका नाम बग्गा भट्टी मत रखें, इसका नाम मौला जट रखें। उनको पसंद आ गया नाम? उनको नाम भी पसंद आया और वो मैंने चूँकि लिंक अप कर दिया था ना कि वैशी जट यहाँ से ख़त्म, जहाँ पर ख़त्म हुई थी वहाँ से मैंने मौला जट को शुरू किया था। ओके, और अमेज़िंग। वो सेम किरदार थे, सिर्फ़ नाम बदले थे 2, कि जो विलन था उसका नाम हमने नूरी नाथ रखा और जो लड़की थी उसका वो मलकानी की बजाय उसका नाम हमने दारो नतनी रख दिया। तो बाकी वही किरदार थे, दानी भी थी, मुग्धा भी था जो उसका दोस्त है, गाडी भी था और मौला भी था। मौला जट से जुड़े कुछ ऐसे वाक़यात बताएँ जो आपको आज तक ना भूलते हों? मौला जट से जुड़े वाक़यात 2 हैं और हुँ। दोनों नहीं भूलते और दोनों यादगार हैं, और वो दोनों का बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो डायरेक्टर्स के लिए और प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो ये कि कहानी मुकम्मल हो गई, कहानी लिखने के बाद डायलॉग मैंने लिखने शुरू किए और डायरेक्टर जो था उसने कास्टिंग शुरू कर दी, एक्टर को साइन कर, ये कर, वो कर, उधर कर। तो मुझे को 3 एक महीने लगे इसके मकालमे लिखने में। अच्छा, 3 महीने। हालाँकि फ़िल्म के मकालमे में जो था वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं लेता। मतलब 1 हफ़्ते में फर्स्ट हाफ़ और ओके। दूसरे हफ़्ते में सेकंड हाफ़, क्योंकि जब मैं कहानी जोड़ता हूँ हाँ। और कहानी ज़बानी सुनाता हूँ, तो उसमें मकालमे भी बोलता हूँ। तो 50% मकालमे मेरे स्क्रीन प्ले मुकम्मल होने के बीच में होते हैं ओके। और 50% वो मैं 2 हफ़्तों में लिख लेता हूँ। ठीक, ठीक, ठीक। मौला जट की जो कहानी सुनाई थी ना, उसके सुनाने में जो डायलॉग बोले थे, वो मुझे खुद पसंद नहीं आए। खुद पसंद नहीं आए? हाँ, खुद नहीं अच्छे लगे। क्यों? तो मैं वो यकसर भूल गया। तो जब मैंने इसे लिखना शुरू किया, हुँ। तो मैंने अपने स्टाइल से नए डायलॉग इसमें लिखने शुरू किए। लिखे और मुकम्मल हो गए। मुकम्मल हो गए तो यूनुस मलिक साहब को स्क्रिप्ट दे दीजिए, आप पढ़ लें। वो ले गए। तो
अगले दिन मैं और मेरा असिस्टेंट जो फेयर करता था, उस वक्त ये कंप्यूटर नहीं था, हाथ से फेयर होता। हम्म, और सरवर भट्टी, ये हम तीनों बारिश स्टूडियो में दफ्तर में बैठे हुए थे। एक चपड़ासी भी था जो चाय वगैरह ला कर देता था। यूनुस मलिक साहब आए। हम्म। आने के बाद उन्होंने एंटर हुए तो अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहा, और स्क्रिप्ट जो था वो आते ही मेज़ के ऊपर इतने ज़ोर से फेंका कि जहाँ आप बैठी हैं ना, यहाँ फेंका, और फिसल तो वहाँ मेरे तक चला गया। अच्छा, क्यों? मैं बड़ा परेशान हुआ, जैसे आप परेशान हो। आपने कहा क्यों? मैं भी हाँ। परेशान हूँ, मेरे चेहरे पर भी क्यों आया, हाँ। क्या हुआ ये भी आया, लेकिन मैं बोला कुछ नहीं। अच्छा। और मैंने देखा भट्टी साहब भी परेशान हुए। वो जो असिस्टेंट था वो ऐसे बैठे हुए थे जैसे टांग के ऊपर टांग रख के, तो उसने टांग से यूँ टांग उतार ली। उसने ये रिएक्शन दिया। ओके। इतने में यूनुस मलिक साहब बैठ के ना तो वो छत को देखने लग गए। मुझे समझ आ गई कोई गड़बड़ है। मैंने तो खैर जरूरत नहीं की। भट्टी साहब ने उनसे कहा कि मलिक साहब की होया, तुसी स्क्रिप्ट पढ़िया है, तुसी लिया के स्क्रिप्ट नूं रखिया नहीं बल्कि सुटिया ते पसंद नहीं आया। उन्होंने जुमला बोलिया, उन्होंने कहा भट्टी साहब नासिरदीप साहब ने कहानी बहुत अच्छी लिखी, बहुत आला, लेकिन मकालमे टके दे नहीं। आप यकीन करें मेरी तो आधी जान ही निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इन मकालमों को क्रिएट नहीं किया था, बल्कि कल्टीवेट जिसे कहते हैं ना, यानी खुर्द बुर्द करके बनाना। और इतना टाइम भी लिया, 3 और महीने टाइम का। भी लिया। तो मुझे फौरी तौर पर कुछ जवाजे से आंखों के आगे अंधेरा आ जाता ना, ये मेरी हाँ। सूरत हो, मेरा दिमाग बंद हो गया। ठीक ठीक। 2-3 मिनट कोई भी नहीं बोला। तो सिर्फ उन्होंने एक जुमला बोला, कहता डायलॉग इन्होंने लिखे ने जगह गुजर दे, यह कोई डायलॉग नहीं, उस तो बड़े डायलॉग चाहिए। मैं फिर चुप कर गया, क्योंकि मैंने जवाब सोच लिया था कि मैंने अब यहाँ से उठना है, और मैंने भट्टी साहब से कह देना कि जी तुसी मेरे सिर्फ कहानी के पैसे मैनू दे दो, हाँ, डायलॉग किसी और से लिखवा लो। डायलॉग किसी और को लिखा लो। क्योंकि अगर ये नहीं पसंद तो मैं, एक होता है एंड होता है आपका कोई परफॉर्मेंस का। अब मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, एक स्टाइल है मैं जो शुरू से चल रहा है। अब कोई ये कहे कि नासा तुसी अपना स्टाइल बदल दो, तुसी इंज करो, तुसी उच्चा बोलो, तुसी धीमा बोलो, तुसी यूं करो, ड्रामा क्रिएट करो, मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो ये उसका ये जवाब है कि अस्सलाम वालेकुम, आप ये किसी और से करवा लें। खैर वो काफ़ी खामोशी के बाद सरवर भट्टी साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, मेरी उनके साथ बड़ी मुखालफत भी थी। अच्छा। और आखिर दम तक वो रही, उनके मरने तक वो हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। और वो हमेशा मुझे जब याद करते थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, मैंने उनको माफ़ कर दिया। और अल्लाह से रोज़ मैं कहता हूँ कि आप उनके कसूर जो मेरे ज़िम्मे माफ़ कर दें, और बाकी भी माफ़ कर दें। बड़ी खूबसूरत बात। लेकिन उन्होंने मेरा बड़ा दिल दुखाया, मेरी बड़ी बेपनाह मुखालफत की, बगैर किसी वजह की। लेकिन मैं उनकी खूबी को मानता हूँ आज भी। अच्छा। अगर सरवर भट्टी ना होता, इस प्रोड्यूसर मौला जट का, हाँ। मौला जट अव्वल तो बनती ना, हाँ। और अगर बनती तो मौला जट क्लासिक फिल्म ना होती, एक आम फिल्म होती। अच्छा, मतलब क्रेडिट उनको जाता है? उनका क्रेडिट है। वो क्या कि उन्होंने वो स्क्रिप्ट उठाया वहाँ से, और मलिक साहब उधर बैठे थे, वहाँ कहते मलिक साहब ऐ स्क्रिप्ट है, तुहाडी नज़र च मिट्टी है, मेरे वास्ते सोना है। अच्छा। मैं एक भी मकालमा नासिरदी दा चेंज नहीं करना। ताड़ी मेहरबानी, तुसी अगर मेरे नाल कोई भलाई कर सकते हो ना, तुहानू मैं पैसे देते डायरैक्शन दे, तुसी इनू दयानतदारी नाल स्क्रीन ते चढ़ा दो। उन्हें एक लम्हा सोचा तो उन्हें कहा कि भट्टी साहब सोच लवो, वरना तुसी पछताओ, ए ना बाद च पछताओ। उन्हें कहा नहीं जी मैं सोच के क्या। अच्छा। यही मकालमे उन A to Z, लेकिन स्क्रीन ते चढ़ाओ आराम, मैंने मज़ा आ जाए। अच्छा अच्छा। उन्हें स्क्रिप्ट जो कहना जी ओके। हाँ। यूँ फिल्म शुरू हुई। ये मैंने इसलिए कहा कि मौला जट न बनती अगर सरवर भट्टी ना होता, कि ये उसमें जुर्रत थी कि डायरेक्टर को वो बतौर प्रोड्यूसर ये कहे कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका प्रोड्यूसर हूँ, पैसा मेरा, रिस्क मेरा, आपको मैंने डायरेक्शन के पैसे दिए। अच्छा। राइटिंग के नहीं दिए। राइटिंग के नहीं दिया, आप अपना काम करें। आप अपना काम करें। राइटर ने मेरे जो काम किया मैं उससे 100% मुतमिन हूँ, आप मुझे अपने काम से मुतमिन कर दें। अच्छा। फिर उसके बाद अल्लाह उनको रहमत करे कि उन्होंने जो स्क्रीन पर चढ़ाया उस फिल्म को,
ये भी दुनिया याद रखे। सही बात। शायद ही कोई डायरेक्टर इस मेयार पर आ सके हाँ। इन मकालमों के साथ। वेरी ट्रू। एक ये वाकया मुझे मतलब इसका इससे जुड़ा याद है। लेकिन नासिर अदीब साहब, आपके और प्रोड्यूसर के दरमियान मौला जट जब रिलीज़ हुई बहुत मुखालफत नज़र आई। आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ये भलाई की, तो ये सब क्यों हुआ? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे हिंदुस्तान में, उनका नाम था शंकर जयकिशन। दो दोस्त थे। पाकिस्तान में एक म्यूज़िक डायरेक्टर की जोड़ी थी, उनका नाम था मंसूर अशरफ। अच्छा। हिंदुस्तान में एक राइटर गुजरे हैं सलीम जावेद, 2 आदमी थे। एक का नाम सलीम था, एक का नाम जावेद था। ठीक है, मैं और आप दोनों आदमियां पॉडकास्ट करते हैं। इस जोड़ी को भी ध्यान में रखिएगा। शंकर जयकिशन सुपरहिट हो गए। राज कपूर के साथ वो फिल्में करते रहे। एक फिल्म हिट, दूसरी हिट, तीसरी हिट, चौथी हिट, हर फिल्म में म्यूजिक हिट। अब वो महफिल में क्या होता है कि अवार्ड लेते हैं तो सारे फैमिलीज आती हैं, बीवियाँ भी आती हैं, तो लोग भी कुछ बातें शुरू कर देते हैं। हाँ जी। मसलन किसी ने कहा जी शंकर यार क्रेडिट तो सारा तुम्हारा होता है, जयकिशन ऐसे ही ले जाता है। किसी ने जयकिशन को कहा कि आप ये करते हैं, सारा वही है। हाँ। वो जोड़ी टूट गई। अच्छा। जोड़ी टूट गई और फिर कभी सुपरहिट फिल्म का म्यूजिक ना शंकर ने अलग दिया ना जयकिशन ने अलग दिया। आगे समझ। यहाँ मंजूर अशरफ 2 म्यूजिक डायरेक्टर थे। मुझे याद है शबाब किरानवी ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया और उनका गाना बड़ा ही सुपरहिट रहा, देगा ना कोई सहारा इन बेदर्द हवाओं में, सो जा गम की छाँव में। बड़ा मशहूर गाना, वो सुपरहिट हो गए। उनका 2 फिल्मों के बाद इख्तलाफ हो गया। वो कहे मैं अच्छा तर्ज मेरी होंदी, तेरी सिर्फ कंपोजिशन होंदी। वो कहता नहीं तर्ज मेरी होंदी। झगड़ा हो गया, दोनों अलग हो गए। मंजूर जो थे वो फिनिश हो गए, अशरफ जो थे एम अशरफ के नाम से सुपरहिट हो गए। ओके। ठीक है, लेकिन एक जोड़ी खत्म हो गई, एक आदमी खत्म हो गया। अब देखें मैं और आप हैं, हमारा प्रोग्राम सुपरहिट जाता है, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, जी क्या प्रोग्राम है, ये है, वो है, फलान है। तो ऐसे ही किसी दिन वो आप कहती हैं कि वो नासिर अदीब ने क्रेडिट का दे देता है, सारा तो तानू लोग वेखते हैं। और मैं कहूँगा नहीं जी आपको नहीं देखते, मुझे देखते हैं। झगड़ा हो जाएगा, बिल्कुल। हम भी अलग हो जाएंगे और दोनों फिनिश हो जाएंगे। सरवर भट्टी जब फिल्म सुपरहिट हुई मौला जट, उसमें 3 आदमियों की लड़ाई हुई और तीनों आदमी मेरे से लड़े। आपसे लड़े? किस मेरे बात से पे? लड़े। यूनुस मलिक लड़ा, सरवर भट्टी भी लड़ा। अब सरवर भट्टी में एक जहाँ इतनी खूबियाँ थीं, एक उसमें नक्स कह लें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी खूबी होगी, उसमें खुद पसंदी बहुत थी। खुद पसंदी इतनी थी कि वो सिवाय अपनी ज़ात के किसी को अहम नहीं समझता था। ठीक है, वो जब फिल्म सुपरहिट हुई तो लोग बाहर जो निकले तो एक ही जुमला था लोगों के ज़ुबान पर, यार मकालमे कमाल। वो मकालमे कमाल। किसी ने देखा मौला जट कैसी, ओ यार डायलॉग सुने मौला जट देखो। वो होते होते अब न तो कोई यूनुस मलिक का नाम लेता था, न सरवर भट्टी का नाम लेता था। लिहाजा सरवर भट्टी ने इंटरव्यू में ये कहना शुरू किया, जी आइडिया तो मेरा था, मैं लेके आया था, नासिर अदीब साहब क्या थे, फलां थे, ये थे। यहाँ तक कहा कि वो डेड फलाप थे। ये भी कभी नहीं कहा कि जब वो मेरे पास आए, वैशी जट सुपरहिट, तूफान सुपरहिट, आखिरी मैदान सुपरहिट, जिगर गुजर सुपरहिट, आखिरी मैदान सुपरहिट, राजू रॉकेट सुपरहिट। लेकिन जब इंसान मुखालफत करता है फिर आपको होता है वो मुखालफत ही उनकी मेरी ये वजह थी। यूनुस मलिक साहब ने भी इस दौरान शेर खान लग गई तो मुझे कट कर दिया। अच्छा। वो भी ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि लोग मेरा नाम क्यों नहीं लेते। लेकिन मैं जब इंटरव्यू में बैठता हूँ, कहीं भी बैठता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे मकालमों को अमर किया 2 बातों ने, दो हस्तियों ने। एक यूनुस मलिक ने जिसने स्क्रीन पर चढ़ाया, अच्छा, और एक वो आर्टिस्ट जिन्होंने उनको अदा किया मकालमों को, नूरी नत और मौला जट। और तीसरा सरवर भट्टी जिसने मेरा साथ दिया जब मकालमे हुए। फिर एक और झगड़ा हुआ, यह झगड़ा बढ़ता गया। ये झगड़ा शुरू हुआ रिलीज़ के बाद। फिल्म के दौरान झगड़ा वो हुआ जो मैंने आपको बताया मकालमे का, और दूसरा झगड़ा हुआ फिल्म के एंड पर।
अच्छा, वो क्या झगड़ा था? एंड मैंने लिख के दिया, यूनुस मलिक साहब ने पढ़ा और यूनुस मलिक साहब ने पढ़ने के बाद ना एंड जो कहा मैं ये पिक्चर आज नहीं करूँगा। नहीं करूँगा? हाँ। ओह! फिर? बताता हूँ। मैंने कहा, ये क्यों? हुँ। उसने कहा मेरा जो दलील उसके पास बड़ी मजबूत थी। जो मेरे पास दलील थी वो उसको समझ नहीं आई, अच्छा। वो भी मजबूत थी। उसकी दलील ये थी कि मेरा जो फ़िल्म का टाइटल है मौला, आप ही ने लिखा है कि वो नूरी नाथ को चैलेंज करता कि मैं तेरी लत भी लै जानी है ते भैन भी लै जानी है। हुँ। क्योंकि उसके भाई ने किसी की बहन को छेड़ा होता है और वो मर जाती है। अच्छा। तो वो फिर बहन के साथ वादा करता कि मैं भैन ब्याहांगा। कहता तेरे को भैन भी लै जानी और तेरी लत भी लै जानी, क्योंकि उसके दोस्त की टांग उसने तोड़ी होती है। अच्छा, ओके। वो बड़ा मशहूर जुमला था कि जब उसकी टांग तोड़ता है ना, कैफी साहब ने वो रोल किया हाँ, था, हाँ। उसके दोस्त का मुद्दे गाड़ी का, तो कहता अज तो बाद तेरी वसाखी जदों भी जमीन ते वजेगी तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ठक 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 दी नहीं नत 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 दी आवाज़ आवेगी। ये बड़ी मशहूर है जुमला। ओके। तो मौला ने ये कहा कि मैं तेरे को भैन भी लै जानी ते लत भी लै जानी। लत भी ले जानी है। तो मुझे कहता है कि एंड पर बहन तो ले ली उसने, उसकी बारात चढ़ा दी, हुँ। जब वो गिरा तो अब लात भी उतारे तो लोग मानेंगे कि हाँ ये इसने जो कहा था हाँ, पूरा कर पूरा दिया। कर दिया बिल्कुल, अपनी बात पे ठहरा। मैं कहा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी एक बात सुने। हुँ। मैं फिल्म को राइटर जब बतौर राइटर लिखता हूँ हुँ, हुँ। तो उसके बाद फिर मैं एज एन आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एज एन एक्टर भी नहीं, एज ए राइटर भी नहीं, मैं ऑडियंस के तौर पर उस फिल्म को स्क्रीन पर देखता हूँ, हुँ। टिकट लेके जैसे बैठा हुआ। हुँ। मैंने कहा जो नूरी नाथ का किरदार है, जी। जिस तरीके से वो अनटचेबल रहा है, जितना वो बहादुर है, उसने वापस आके ये नहीं कहा कि मैं मौला जट की जो माशूक है उसको उठा लूँ या मैं मौला जट की भरजाई को उठा लूँ। हाँ। उसने कोई घटिया हरकत नहीं की। उसकी सिर्फ एक ही जिद थी कि मैंने मौले को मारना है। तो मौले को मारने के बाद वो गिर पड़ा। वो इतना बहादुर, इतना लोगों में इन है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उसके साथ इतना मूव कर रहे हैं, उसको इतना एंजॉय कर रहे हैं हाँ। कि अगर उसकी टांग मौले ने काट दी फिल्म ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो हो जाएगी। उसने टांग अपनी खुद काटी। खुद काटी? हाँ जी, ओह! क्योंकि बहन जब हाथ जोड़ती है ना हाँ। तो वो कहता जा ए भी लै जा ते ए भी लै जा फलान वगैरह वगैरह, हाँ, तो हाँ। एकदम खड़क की आवाज़ आती है तो देखता है तो उसने अपनी टांग खुद काटी होती। कहता जा, कहता हाँ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ तो ਉਹਦਾ जुमला बड़ा मशहूर होया सी, कहता बख्शीश ते रब जन्नत भी जेवे ते ना लवे ते लाते सोहणिया, जा लत भी लै जा ते मेरी जिगर दा टुकड़ा भी लै जा। वाह! तो मैं क्या ए लुक बहुत लाइक कर, कहता नहीं। अच्छा। 2-3 महीने शूटिंग रुकी रही इसी बात की वजह से? इसी बात पे। हुँ। वो भट्टी साहब के पास गया, भट्टी साहब ने कहा जी जो वाइंड अप मनासिर साहब ने लिखा मैं वही पिक्चराइज करना, वही लाना है, हुँ, हुँ। मैंने वही पसंद है। मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट करदा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्टर लिता है, राइटर तो मैं मुतमैन है तुसीं इसनूं पिक्चराइज कर दो। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ क्योंकि मैनू पता फिल्म डेड फ्लॉप हो जाएगी। बहरहाल फिर जनाब मैं कंप्रोमाइज़ कराया, मैं क्या भट्टी साहब तुसीं मन जाओ, हाँ। दोवें वाइंड अप पिक्चराइज कर लो, ये भी ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ। ओके, ओके। कहता ठीक। ठीक। मैं क्या चला के देखना, हाँ। क्योंकि हाल में चलाते हैं हम, फिल्म रिलीज करने जी। से पहले सारे सब लोगों को बुलाते हैं, दिखाते हैं। बिल्कुल। मैंने कहा दोनों एंड दिखा देना, जो लोग पसंद करेंगे वो लगा लेंगे। कहते लगा ठीक। लेंगे। 2 वाइंड अप पिक्चराइज हुए। हाँ। ये एक ऐसा वाक़या था जो बहुत मतलब मेरे लिए ये बड़ा अहम है। मैं नहीं भूलता कि अगर सरवर भट्टी मेरा यहाँ भी साथ ना देता हाँ, हाँ। तो मौला जट ज़ीरो होती। ज़ीरो होती। बहरहाल वो फिल्म हमने चलाई, उसमें वही वाइंड अप लगाया जो मेरा था। तो वो फिल्म लगी, ये अब सनाई जो है ना मंसूरा, ये सनाई स्टूडियो था उस वक्त, यहाँ हमने इसका पहला शो चलाया था। तो बड़े दोस्त बुलाए थे वहाँ, एक मेरे दोस्त थे सेठ सलीम मशरवी साहब प्रोड्यूसर भी थे, उनको भी मैंने बुलाया था। फिल्म लगी, जिस वक्त फिल्म का एंड हुआ ना, आप यकीन करें कि जो हाल में बैठे हुए थे उन्होंने इतनी क्लैपिंग की, 5 मिनट तक क्लैप होती रही। वाह, अमेजिंग, क्या बात है। तो उसने सलीम मशरवी जब उठा तो उसने कहा नासिर साहब, मैं क्या कैसी लगी? कहता इस फिल्म में पुलिस लाएगी, ये आप नहीं उतरेगी। अच्छा। और ऐसा ही हुआ। हाँ। एक सिनेमे में 2 साल तक चलती रही वो फिल्म, और उसे सदर ज़ियाउल हक ने
MLO 81 के तहत बैन किया और उतारा। अच्छा, ओके। ये मौला जट से जुड़े वो वाक़यात हैं जो मुझे कभी नहीं भूलते। एक वाक़या और मैं आपको एंड में सुनाऊँगा। नहीं, अभी सुना देना, वो तसलसल चल रहा है कहानियों का। अच्छा, हाँ, हाँ, प्लीज़। अच्छा, क्या बात है। वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि मकालमों में या इसके मकालमों को कंस्ट्रक्ट करने में या करने में मुझे कितनी तकलीफ से गुजरा कि मैं जब इसके लिखता था ना मकालमे, तो जब मैं कहानी लिखता तो हम दोपहर में आते थे तो हम पहले सबसे पहले कढ़ाई मंगाते थे, बड़े मशहूर मटन की कढ़ाई मंगाना, अच्छा। खाना, चाय पीना और फिर कहानी सोचना। जब मकालमों का वक्त आया तो मैंने दोपहर का खाना बंद कर दिया। बंद कर दिया? हाँ, मैंने कहा क्यों? सिर्फ चाय पीऊँगा। मैं नहीं खाता था। अच्छा, ओके। उसकी वजह यह है कि वो जिमें बड़ी मशहूर कहावत है कि भुखा बटेरा बहुत लड़ता है कि पेट भरा हो ना तो हाँ, दिमाग डाल हो जाता दिमाग है। पे चढ़ जाता है खाना। तो वो फिर मैंने लिखना शुरू किया तो उसमें एक सीन था, गढ़ वाला सीन था। उस गढ़ वाले सीन में मुस्वा कुरैशी और सुल्तान, बड़ा मशहूर सीन है वो मौला जट का। तो आमने सामने आते, वो गढ़ फंसी होती है, मुस्वा कुरैशी आ रहा होता है, वो मौला जट को तलाश कर रहा है, मौला जट के गांव जा रहा होता है। तो मौला जट उसकी तरफ जा रहा होता है, नूरी के गांव। रास्ते में क्या होता है कि गढ़ फंसी होती है एक आदमी की, उसके ऊपर बड़ा वजन होता है, तो एक ढग्गा होता है, यानी एक बैल होता है जो उसको खींच रहा होता है। तो मुस्वा कुरैशी आता है तो वो देखता है, कहता की गल है, कहता जी मेरी गढ़ फंस गई। कहता गढ़ किसी जवान का मोढा मंगदी है। अच्छा, यानी किसी बहादुर आदमी की ताकत चाहिए होती है। कहता है खोल दे टग्गा। वो बैल को हटा के तो खुद उसको ना एक तरफ से वो धक्का करता है, हिलती है गढ़ लेकिन निकलती नहीं, बड़ा जोर लगाता है, एकदम गढ़ चल पड़ती है। तो कैमरा मुस्वा कुरैशी को शौक है चलता है, तो वो खुश होता है कि मैंने गढ़ जो है चला दी। तो एकदम जो देखता है ना यूं गढ़ जब रुकती तो सामने दूसरी तरफ सुल्तान ही लगा होता है। अच्छा। ओके। तो यहाँ सुल्तान इसको देख के बड़ा मशहूर जुमला था, कहता अपनी औकात तो वध भार नूं मोढा नहीं देईदा। तो वो कहता पांडीए सोहणिया। ते ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਂਡੀਏ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਪਤਨੀ ਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਿਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, कहता गज तो बड़े ने पर वसदा कोई नहीं। अब यहाँ सुल्तान राय का डायलॉग चाहिए था। बड़ा दिन मैं सारा दिन मैं बैठा रहा, मुझे डायलॉग नहीं आया, पूरा दिन गुजर गया। मैं असिस्टेंट था साजिद, मैं बोलता था, बोलता था, मैं क्या यार कल करांगे, चले गए। फिर अगले दिन आ गए तो कढ़ाई बाकायदगी से आती थी उन लोगों की उसी तरह, और भट्टी साहब भी बाद में आते थे। दूसरे दिन फिर बैठे, सारा दिन मैं बैठा रहा, मैं नहीं आया मुकालमा जहन से। मैं कल लिखांगे, फिर ब्रेक ले ली। हाँ, जो मेरा असिस्टेंट है साजिद, वो जी जिंदा है, अल्लाह उन्होंने जिंदगी देवे। मैनू कहता उस्ताद जी रोज़ कढ़ाई भी आती है, सिगरेट भी आते ने, चाह भी आती है, तो प्रोड्यूसर भी आता है, तो मेरे को पुछता, तुहाडे कोल तो पुछदा, मेरे को पुछदा कित्थों तक पहुँचे हो। तो कल भी उन्होंने पूछा कि कित्थों तक पहुँचे, तो मैं कहा जी वो जो सीन कल शुरू किया सी उत्थे ही हाँ। अच्छा, अगे उन्होंने कुछ नहीं लिखाया, सारा दिन सोचते रहे। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो कोई गल नहीं कि एक मुकालमे वास्ते सारा दिन सोचते रहे। अच्छा, तो कहता जी अज उन्होंने फिर पूछना है। तो मैं की दसा, दस दे कि नाज़र साहब ने कुछ नहीं लिखा। कहता जी मैं तुहानू एक गल कहना चाहना, अगर बुरा ना तमन्ना। मैं क्या दसो। कहता तुसी ये जो मुस्तफा कुरैशी दा डायलॉग है ना, इनू चेंज कर दो, क्योंकि इन्हें तुहानू फसाया ना। अच्छा, गजदे बड़े ने पर वसदा कोई नहीं। कहता इस वास्ते कि ये मुहावरा है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स इंग्लिश से, तो पंजाबी से गजदे बड़े ने पर वसदा को नहीं, उर्दू से जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, इस किस्म की। तो कहता ये मुहावरा सदियां च बनता है, सदियां दी सोच का निचोड़ होंदा है, ਉਹਦਾ तोड़ नहीं हो सकता। तुसी दा तोड़ लभ रहे हो, जबरदस्त। तुसी इस तरह करो, इस मुकालमे में चेंज कर दो, तो अगे टुर पवो। मैं क्या यार कल करांगे, ठीक। आ गए, तीसरा दिन आ गए, फिर बैठे जे 2 घंटे लंघ गए ना, तो मैं क्या यार कढ़ाई मंगा लो अपने वास्ते। अच्छा, साजिद मैंने कहता जी असीं अज कढ़ाई नहीं जे नहीं खानी। मैं तुहानू कह रहा कि तुसीं मुकालमा बदल दो, ये मुहावरे का जवाब क्यों लभ रहे हो।
मैं क्या साजिद गल ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਕਾਲਮੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗਜਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਕਾਲਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਦੀਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਾਲਮਾ ਬੋਲਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਸੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁਕਾਲਣਾ ਗਜਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਲੈ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਟਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਜਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗਜਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਜਿਸੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਜਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਰੇਬਾਨ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬਸ ਪਿਆ ਤੇ ਨੱਕ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬ कमाल हो गया मैं आप ताड़ी मारी अपने दाद में क्या बात है क्या बात स्क्रीन पे भी जब वो चलता था ना तो लोग क्लैप करते थे क्या बात तो ये 3 दिनों के बाद ये एक मकालमा है मैं आपको ये इसलिए बात सुनाई है कि जब यूनुस मलिक मरहूम ने कहा था ना डायलॉग कुछ नहीं तो मेरी क्या हालत होगी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी सोच कितनी थी मेहनत कितनी थी बिल्कुल सही कह रहे हैं तो बस ये थी अच्छा उसमें मकालमे थे असल में दुश्मन थे ना वो बदमाश थे नहीं यूनुस मलिक खुद भी थोड़े बहुत कनटुटे थे अच्छा और ग्वाल मंडी में रहते थे और गुज्जर भी थे तो मौला उसने जग्गा गुज्जर के मेरे मकालमे सुने हुए थे उसमें बड़े घन गरज वाले मकालमे थे और एक मकालमा बड़ा मशहूर होता जो उनको बड़ा पसंद भी था गुजरों को आज तक पसंद है एक आदमी जग्गे गुजर को आंदा कहता जग्या मैं बदमाश तेरी तरह किस तरह बन सकता मैंने बदमाशी बनने का शौक है अच्छा कहता जा किसी गुजर का झूठा खा बदमाश बन जाएगा अब ये इस किस्म के स्टाइल उनको पसंद था लेकिन ये दुश्मनी थी और 2 बहादुर आदमी आपस में बात करते हैं इधर वो है हॉस्पिटल में बेड पर इधर नूरी है इधर मौला है तो मौले ने चैलेंज किया कि मैं जन चढ़नी इदी भैन दी तो वो हुण बोलदा था कि उसनूं कहंदा है जंज बड़ी ठीक ठाक आनी नत्ता रोटी कटनी नहीं चाहिए कहंदा फिक्र ही ना कर सोहणिया मैं उस दिन रोटी खाण वाले बंदे लभने ने पर मैनूं बंदा कोई नहीं लभना तो ये लोग इतना इंजॉय करते थे मकालमे बिल्कुल बिल्कुल तो वो थी चूँकि मैं इन मकालमों को इसलिए इस ज़ुबान को जानता था कि मैं जिस फैमिली से तल्लक़ रखता हूँ हमने दुश्मनियाँ सालों साल निभाई और मुकदमे भी हुए और तारीखें भी और दुश्मन आमने सामने भी आते थे मैंने कभी नहीं देखा कि आमने सामने आकर एक दूसरे को किसी ने माँ बहन की गाली दी कभी नहीं अच्छा गल करनी दुश्मनी दी गाल नहीं करनी गाल नहीं कटनी समझ आई मसे ठीक गाली नहीं देनी हाँ बात मसे करनी सामने आया तो उन्हें देखा कहता गल सुना को खादा पीता कर यार अच्छा जदों मैं तेरी धौण लावां ते लहू ते वगे ये स्टाइल था तो ये स्टाइल सिर्फ मेरे पास था क्योंकि मैं उस माहौल से उस फैमिली से उस माशरे से जो मेरे घर था मैंने देखा था इसलिए मैं कहता हूँ ये तमाम राइटर मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल हैं फ़र्क इनमें मेरे में सिर्फ हालात और वाक़यात का कि मैं जिस मुश्किल में राइटर बना हूँ और जो कुछ मैंने सेक्रीफाइस किया और जिस माहौल से मैं आया वो इनके पास नहीं ये लाहौर में किसी अच्छे अस्पताल में पैदा हुए और वो फीडर पी के जवान हो गए और यहाँ लाहौर की इन्होंने बदमाशी देखी ओए चल ओए तेरी ओए बस भाई ये दुश्मनी है हाँ बदमाशी यही है कि मसलन एकदम जैसे अभी एक लड़का है ना आपके सामने आपने क्या हुआ लड़ा कहता मैं जा रहा था एकदम मुझे गालों की आवाज़ आई कहता फिर चपेड़ी ही हो गई ये लाहौर की बदमाशी ये होती है और जब 3-4 आदमी जा रहे हो तो अगे सामने तो फर्क लड़ाई होनी तो एक बंदे की ड्यूटी होंगी कि मैं ਉਹਦੇ गल पैना तो तू छुड़ाना है ठीक है वो फिर जिसे गल पैंदा तो बिच आ जाए ओ यार की कर रहे हो उधरों भी एक होंदा है यानी भरम दोनों दे रखना वास्ते इन्हों असीं कहने दर्शनी बदमाशी दर्शनी बदमाशी वखाण वाली बदमाशी यानी जिससे शरीफ आदमी डर जाए आपस में नहीं लड़ेंगे कभी आपने नहीं देखा होगा कि बदमाश एक दूसरे को दूर रहते हैं सिर्फ पुलिस को डरते हैं एनी हाउ ये वजह थी मैं आपको जो आपने वो मुखालफत की बात वहाँ से शुरू हुई और फिर आपने जुड़े वाक़यात पूछ लिए
आपको कुछ और पूछना है तो वो भी पूछ लें। सर मैंने आपसे ये पूछना है कि मौला जट इतनी क्लासिक फिल्म है कि यूनिवर्सिटीज़ तक में पढ़ाई जाती है। जब आप लिख रहे थे आपको आइडिया था कि इस फिल्म को इतनी ज़्यादा शोहरत मिल जाएगी? मैं आपको एक मज़ेदारी की बात बताऊँ। कल ही मैं पढ़ रहा था दस्तोवस्की, एक इंडिया कहता हूँ रशिया का राइटर, बड़ा मशहूर राइटर है। हुँ। उसे रशिया का सादत हसन मंटो भी कहते हैं। तो वो उसने अपने लिखा है, वो क्या तसरात लिखे अपने बारे में। कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रेस में मेरे ज़िक्र होगा, मेरे बारे में कुछ कहा जाएगा। लेकिन वो इतना मशहूर हो कि आज दुनिया उसको याद करती है। तो कोई भी क्रिएटर हो, उसकी पहली जो होती है ना सैटिस्फैक्शन, वो ये होती है कि मैंने जो सोचा था ना, वो मैंने क्रिएट कर लिया। और माँ बच्चे को जन्म देती है ना, हुँ। उसको ये नहीं पता होता कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। क्या बनेगा? उसकी बिल्कुल। सैटिस्फैक्शन क्या होती है कि अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र तूने मुझे औलाद दी। औलाद दे दी, बिल्कुल। और अगर बेटा दो तो फिर और ज़्यादा खुश होती है। हुँ। तो इसी तरह जो क्रिएटर होता है, वो जब मैं कहानी लिखता हूँ ना, तो जब मैं उससे मुतमईन होता हूँ ना, तो मैं खुश हो जाता हूँ हुँ। कि मुझे सैटिस्फैक्शन होती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। आगे मेरे हाथ में नहीं है। वो मेरा ही जुमला है ना कि मेरा जुमला तो नहीं, खैर इंटरनेशनल ये लॉ है, लोग समझते नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, हुँ। मुकद्दर आपके हाथ में नहीं है, नहीं है, कामयाबी अल्लाह देता है। ये अल्लाह देता है। इतना मुझे पता था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और लोग लाइक करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब मैं पहले शो चल रहा था, मैं बैठ रहा था, तो लोग जब मकालों पे हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे, मैं बड़ा खुश हुआ खुश हो रहे थे, कि बिल्कुल। अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत वो कर दी पूरी। हुँ। एंड तक वो वाइंड अप पर था कि ऐसा ना हो कि वाकई यूनुस मलिक साहब ने कहा वो 116 फुट का जो है ना, हुँ। दूसरा वाइंड अप लोग मांगेंगे जब पहला शो ख़त्म होगा, अच्छा। क्योंकि आपका ये वाइंड अप हुट होगा। हुँ। तो वो मैं डर रहा था, लेकिन जब वो उसने लोगों ने खड़े होकर क्लैप की नूरी नाथ को, हुँ। जब उन्होंने किया बख्शीश ते रब जन्नत भी देवे ते ना लवा सोने आए ते लाते। ओ हो। तो बात ये है कि हाँ। वो फिर ये नहीं पता था कि ये यहाँ तक होगा कि आज मतलब मेरी पहचान ही ये है नासिर अब मौला जट वाला। हाँ। मतलब हालांकि देखें, मैंने मौला जट से ज़्यादा चलने वाली फिल्म भी लिखी। वैशी जट लिखी, राजू रॉकेट लिखी। नहीं, वो जो इस मसलन 2 साल चली है एक सिनेमा में, हुँ। जो मेरी फ़िल्म शेर खां थी, वो 2.5 साल चली। और हुँ। वो भी फिर ट्रेड ने मिल के उतरवाया, क्योंकि सामने साला साहब थी, इधर शेर खां थी, तो दोनों का कंपटीशन था। वो मेट्रोपोल में चल रही थी, ये नगमा में थी। हाँ, हाँ। फिर ट्रेड आई, बड़े लोग आए, उन्होंने कहा यार तुसी 2 फिल्मां ला दो, सिनेमे खाली करो, बाकी फिल्मां भी रिलीज़ होनी। तब उतर, तो कहने ओके। का मकसद ये, लेकिन शोहरत जो है ना, अब मैं वो मिसाल देता हूँ कि बॉलर जो है, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में अगर मैं किसी को उस्ताद बॉलर मानता हूँ, तो वो सरफराज नवाज़ है, हुँ। जो उस्ताद था इमरान खान का। हुँ। जो बॉलिंग का स्टाइल उसका था, वो किसी के पास फिर नहीं आया। लेकिन उससे भी बड़ा बॉलर हुआ वसीम अकरम, हुँ। कि विवर रिचर्ड जो बहुत बड़ा वेस्ट इंडीज़ का बैट्समैन भी था, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके पास, तो उससे एक सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आपको कभी किसी बॉलर से खौफ आया? कहता सिर्फ एक बॉलर से डरता हूँ। कहता कौन? कहता वसीम अकरम। हुँ। कहता क्यों? कहता 6 बॉल फेंकता है, 6 के 6 मुख्तलिफ होते हैं। हुँ। तो लेकिन अगर आप शोहरत का देखते हैं, तो वो इमरान खान के हिस्से में आई। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये तो अल्लाह के हाथ में है, हालांकि कामयाबी नाकामी। इमरान खान उस पाए का बॉलर नहीं है जिस पाए का बॉलर वसीम अकरम था, हुँ, हुँ। न उस पाए का बॉलर है जो सरफराज नवाज था, न उस पाए का बॉलर जो वकार यूनुस था। लेकिन शोहरत उसको मिली, इसको तो आप नहीं ना दे, ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के हाथ में, तो बेशक, अब बेशक। मेरी फिल्म, मेरी जो लाइब्रेरी है, उसमें मेरी लाइब्रेरी में सबसे पहली फिल्म जो है वो वैशी जट है। हुँ। जो दूसरी फिल्म है वो ये आदम है। जो तीसरी फिल्म है वो तूफ़ान है। जो चौथी फिल्म है वो आखिरी मैदान है। जो पांचवी फिल्म है वो मेला है। जो छठी फिल्म है वो जीने की सज़ा है। सातवीं फिल्म जो है वो मौला जट, और लोग मुझे पहले नंबर पे वो उसको याद करते हैं। हुँ। तो ये तो अल्लाह की देन है, इसमें अल्लाह तो की कोई देन, कुछ नहीं कर बेशक, सकता। बेशक ऐसा ही है। ये मैं बात करना चाह रहा हूँ अपने उन लोगों के लिए जो दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं, या राइटर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, मेमार बनना चाहते हैं, फ़नकार बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, नावलिस्ट बनना चाहते हैं, अफ़साना निगार जो मशहूर होना चाहते हैं अपने कुछ काम करके। मैं उनके लिए ये है कि मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि ये नाम और मकाम मुझे मिलना चाहिए था, उस दिन आपका फ़न ख़त्म हो जाएगा।
ये आपको मिलना चाहिए था नहीं, सिर्फ ये सोचते रहें कि तेरा शुक्र कैसे अदा करूं मौला कि तूने मुझे ये मकाम दे दिया जिसका मैं काबिल नहीं था। बस इतनी सी बात थी जो मैं अपने ऑडियंस से, अपने सुनने वाले से कहना चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं है इस कायनात में, कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। बेशक बेशक बेशक। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह होगा। और आपका रिश्ता जो है वो सिर्फ अल्लाह के साथ है। हम ये समझते हैं हमारा रिश्ता भाई के साथ है, माँ के साथ है, बाप के साथ है, दोस्त के साथ है, फलां के साथ है, बीवी के साथ है, बच्चों के साथ है। नॉट एट ऑल। किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं इंसान का। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जब इंसान की आखिरी सांस ख़त्म होती है तो सबसे पहले उसका नाम ख़त्म हो जाता है। मैयत पे ही होता है। ये कोई नहीं कहता नासरदीप पे आया, इसहाक खान पे आया, इमरान खान पे। नॉट एट ऑल। मैयत है, चुप के लाओ, मैयत चल रहा, नवा दो, जनाज़े। हाँ। ये अंगूठियाँ, घड़ियाँ, जो सारे चेन सब उतर जाते हैं। रिश्ता किसके साथ रह जाता है? सिर्फ अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अल्लाह ने खुद कहा है कि क़यामत के रोज़ माँ बेटे से, बेटा माँ से, भाई भाई से, बीवी खामन से भागेगी कि मेरे से कुछ मांग ना ले। कोई किसी का नहीं आएगा काम। वहाँ एक ही चीज़ होगी, अल्लाह, बस। और फिर अल्लाह ने सबसे पहले जो सबक दिया इंसान को वो यही दिया कि तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ है असल में, उसी पर सोच के अमल करोगे तो बात बनेगी, वरना नहीं। कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था जिनको उनसे बेपनाह मोहब्बत थी, मशहूर है कि उनका नाम किनान था, बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन मुसलमान नहीं था, ईमान नहीं लाया। तो वो जब कश्ती में बैठने लगे तो उसको भगा के आ जाओ मेरी कश्ती में बैठ जाओ। उसने कहा नहीं मैं बैठता। अच्छा। उसने कहा देखो ये तूफ़ान आएगा, तुम डूब जाओगे। कहता नहीं मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊँगा। जो जब पहाड़ पे चढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने से उसने दुआ की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, या अल्लाह कि ये मेरा बेटा है मेरे ख़ानदान में से। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिस चीज़ का तुझे इल्म नहीं है वो मत मांग, ये तेरा कुछ नहीं लगता। ये काफर है, ये गर्क होगा। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उसे गर्क कर दिया। अच्छा। अल्लाह से ज़्यादा किसी चीज़ को आप ना चाहें, ये है असल ईमान। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हसीन बेटा दिया, ठीक है। वो चलते फिरते उसको देखते थे, कुछ देर के लिए अल्लाह से गाफिल हो जाते थे। हर वक्त देखना, अल्लाह ने जुदा कर दिया, हत्ता के अंधे हो गए। फिर जब तौबा की या ख्याल आया फिर मिलाप हुआ। अच्छा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद नहीं होती थी। 90 साल की उम्र में अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दिया, तो जिधर जाते थे उसको देखते थे। अल्लाह ताला ने एक दिन जिब्रील को भेजा कि इन्हें कहो कि इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ और अपनी बीवी को भी इसको वहाँ छोड़ाओ मक्के में। अच्छा। वहाँ से चले फ़लस्तीन से मक्के आए, और मक्के में सिवाय झाड़ियों के और पत्थरों के कुछ नहीं था। वहाँ बैठे, ऊँट से खाना उतारा, जब खाने लगे पहला लुकमा अभी यहाँ मुंह तक लाए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह को हुक्म है कि इन्हें यहीं छोड़कर वापस चले जाओ। लुकमा वही रखा और वापस चले गए। हाजरा दौड़ी पीछे कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले नहीं। आखिरकार रकाब पकड़ ली, कहती आप ये बताएं आप अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं या खुद? तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह के हुक्म से जा रहा हूँ। कहती तो फिर आप जाए, मेरा अल्लाह मालिक है। और फिर जब बच्चे ने एड़ियाँ रगड़ी तो फिर दौड़ी जो सफ़ा मरवा है, और फिर आब ज़मज़म हुआ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने नबियों का इमाम इसलिए बनाया कि उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को नहीं चाहा। अपने बेटों को ज़बह करने तक के लिए तैयार हो गए। वही दीन हमारे अंदर चल रहा है, वही हज है, वही कुर्बानी है, वही सब कुछ है। तो अगर आप सिर्फ ये सोच कर ज़िंदगी गुजारें कि मेरा रिश्ता सिर्फ अल्लाह के साथ है, तो फिर क़यामत वाले दिन ਤੁਹਾਨੂੰ कोई फिक्र की लोड़ नहीं। फिर अल्लाह होगा तो तुसी होगे, तो फिर अपने को आके तो फिर बंदा अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।